पिछला महीना यानी कि मई 2025 वाज अ मंथ ऑफ शेयर एम्बेरसमेंट फॉर द इंडिया। इस मंथ पे ना सिर्फ इंडिया को मिलिट्री स्टैंड ऑफ में हार का सामना करना पड़ा विद द पाकिस्तान, बल्कि उसके बाद जो इंडिया का डिप्लोमेटिक बंगल है वो पूरी दुनिया ने देखा, जिसमें इंडिया वाज कंसिस्टेंटली ट्राइंग टू सेल इट्स साइड ऑफ द स्टोरी टू द वर्ल्ड एंड वाज डिनाइंग द फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या कि यूएस ने मेडिएट किया है बिटवीन द इंडिया पाकिस्तान फॉर द सीज फायर एंड इंडिया के 6 जेट्स पाकिस्तान ने गिराए हैं। ये कुछ हकीकतें थी जो कि पूरी दुनिया को बज़ाहिर दिख रही थी और समझ आ रही थी, लेकिन इंडिया डिस्पाइट acknowledging the facts and despite being accountable for all the failures, इंडिया अपनी साइड ऑफ द स्टोरी और अपनी इमेज रिस्टोरेशन पे कंटिन्यूस वर्क कर रहा था, जिसकी वजह से जो रिलेशंस हैं इंडिया के वो बहुत ख़राब हुए विद मैनी कंट्रीज़। इसके बाद अब ये जो मंथ है जून, इट इज़ लाइकली टू सी दैट this month is a month of restoration for the India and a month of diplomatic win for the India, क्योंकि इंडिया की कोशिशें डिप्लोमेटिक सतह पे हमें दिख रही हैं। इंडिया इज़ ट्राइंग to restore, to improve its relations with those countries and again to improve its international image। और G7 summit में इंडिया को जो इन्विटेशन मिली है फ्रॉम द कनाडा, जो कि बाय द लेटर पार्ट ऑफ जून इंडिया को इन्विटेशन नहीं आई थी, एंड मेजर स्कॉलर्स एंड इंटरनेशनल मीडिया ने इवन ये रिपोर्ट कर दिया था कि इंडिया इज़ नॉट लाइकली टू गेट इन्विटेशन फ्रॉम द कनाडा फॉर 51st G7 summit। लेकिन फिर जून 6 को कनाडा इनविटेशन दे देता है इंडिया को, एंड इंडिया इज़ नाउ expected to be a member, be an observing member of the 51st G7 summit, which will be held in Alberta, Canada। अब ये इनविटेशन इंडिया को क्यों आई, क्या रीजंस थे, क्या फैक्टर्स थे, डिस्पाइट कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में कितने ज़्यादा पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स हैं, जो कि मैंने एक पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था। जो 6 सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुई थी कनाडा में, उसमें इंडिया का रोल था। इंडिया वाज बैकिंग द किलिंग ऑफ वन ऑफ द लीडर्स ऑफ 6 सेपरेटिस्ट ग्रुप्स इन द कनाडा। तो इन सब कंस्ट्रेंट्स के बाद भी इंडिया को इनविटेशन आ जाती है, तो इनके पीछे क्या फैक्टर्स हैं? इज़ इट अ डिप्लोमेटिक विन फॉर द इंडिया? ऑफ कोर्स इट सीम्स लाइक टू बी। एंड देन इसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया साइप्रस मिशन अपना प्लान कर रहा है इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस मंथ जून, एंड साथ ही साथ इंडिया विज़िट करेगा क्रोएशिया को। तो व्हाट इज़ इंडिया अप टू, व्हाट इज़ इट्स बिड टू कैप्चर? तो इस सब को मैं डिस्कस करूँगी इस वीडियो में, सो बी विद मी टिल द एंड। Welcome to TAS, the Ariba Show. Before delving into the main subject of the news, मैं पहले एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप कर देती हूँ आपके लिए कि G7 एक्चुअली में है क्या। G7 एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि इट इज़ अ ग्रुपिंग, इट इज़ अ क्लब ऑफ 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड मोस्ट रिच इकोनॉमिकली कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस, इटली एंड जापान आते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि चाइना इकोनॉमिकली कितना पावरफुल है, रशिया इज़ अ मेजर पावर, इंडिया इज़ 5th इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड, देन वाई दिस कंट्रीज़ आर नॉट इंक्लूडेड। और अगर इंडिया नहीं इंक्लूडेड तो मैं बात क्यों कर रही हूँ कि इंडिया इस में इनवाइट नहीं हुआ? तो ये जो 7 मेंबर्स का मैंने जिक्र किया, ये परमानेंट मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, इस क्लब के। एंड चाइना एंड रशिया डिस्पाइट बीइंग इकोनॉमिकली सो पावरफुल, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द 8 बिकॉज G7 का एक सर्टन क्राइटेरिया है टू इलेक्ट द मेंबर्स। और ये कंट्रीज़ डिस्पाइट देयर पावरफुल, डिस्पाइट देयर इकोनॉमिकली वेरी मेच्योर, लेकिन वो ये कंट्रीज उस क्राइटेरिया पे फिट नहीं होते, मैच नहीं होते, देयरफॉर दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस क्लब। बट रशिया का केस थोड़ा डिफरेंट है। रशिया वॉज इनिशियली द पार्ट ऑफ दिस क्लब एंड दिस क्लब वॉज इनिशियली G8, लेकिन रशिया वॉज एक्सपेल्ड आउट ऑफ दिस ग्रुपिंग बिकॉज ऑफ इट्स 2014 क्रीमिया क्राइसिस। तो उसके बाद से ये G7 समिट हो गया। अब इंडिया क्यों इसमें इनवाइट है? क्योंकि इंडिया तो इसका पार्ट नहीं है, इंडिया इसके जो इसके क्राइटेरिया है उस पर फिट नहीं होता। तो ये 7 ग्रुपिंग्स ऑफ कंट्रीज़ जो हैं, ये जब समिट करती हैं एनुअली, तो उस समिट में ये मेजर जो इकोनॉमिक पावर्स हैं और मेजर कंट्रीज़ हैं जिनका कोई रोल है किसी इंटरनेशनल
क्राइसिस में या वो इकोनॉमिकली इतनी पावरफुल हैं, तो वो उन कंट्रीज़ को इनवाइट करती हैं और उनको एज ऑब्जर्वर स्टेट्स एंड एज ओपिनियन इनिशिएटर स्टेट्स के तौर पे उनको पार्टिसिपेशन का मौका देती हैं। और ये जो समिट होने जा रही है जून 15 से 17 2025 में, इसमें यूक्रेन विल बी अ पार्ट ऑफ इट, इंडोनेशिया विल बी अ पार्ट ऑफ इट, इंडिया को भी इनवाइट किया गया है, ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया गया है, साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया है। तो ये जो मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, और यूक्रेन के केस में हम देखें तो यूक्रेन जो थ्रेट फेस कर रहा है, तो इनका ओपिनियन लेना और इनको ओपिनियन शेपिंग में इंक्लूड करना is a very inclusive approach of this grouping, this club, and EU has always been an observer entity of this these all summits of the G7, because EU has a lot of its participation, its role in global decision making, in global governance. तो ये थोड़ा मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया है G7 का। अब बात कर लेते हैं इसके समिट्स कैसे होते हैं, उनकी प्रेसिडेंसी क्या होती है। तो G7 क्लब की जो प्रेसिडेंसी होती है वो एनुअल लेवल पर रोटेट करती है अमंग द परमानेंट मेंबर स्टेट्स। मीन कि G7 में 7 परमानेंट मेंबर्स हैं, तो एक ईयर में एक परमानेंट मेंबर का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो प्रेसिडेंट होगा, नेक्स्ट ईयर में दूसरी परमानेंट स्टेट का होगा और नेक्स्ट ईयर में तीसरी परमानेंट स्टेट का होगा। दिस इज़ हाउ द प्रेसिडेंसी वर्क्स इन दिस क्लब। एंड देन ये लोकेशन कैसे डिसाइड होती है कि ये अब 2025 में अल्बर्टा में हो रहा है, कनाडा में, लास्ट 2024 में इटली में हुआ था, उससे पहले फ्रांस में हुआ था। तो बिल्कुल इस जिस तरह प्रेसिडेंसी रोटेट होती है, इसी तरह इनकी लोकेशन भी एनुअली रोटेट होती हैं अमंग द परमानेंट मेंबर स्टेट्स। अब इंडिया इसमें बिल्कुल इसी तरह इन्वाइट हुआ जिस तरह मैंने बताया, एज एन ऑब्जर्वर स्टेट, क्योंकि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड है। एंड बिकॉज दे आर डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यू नो, यूरोप, एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया से जापान है, साउथ एशिया से इंडिया है, अफ्रीका से हमारे पास साउथ अफ्रीका है, एंड फिर ऑस्ट्रेलिया है हमारे पास पैसिफिक से। तो द कंट्रीज़ हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन द रीजन्स। तो रीजनली कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव जाना चाहिए। दिस इज़ हाउ द बैलेंस वर्क्स। तो इंडिया अगर इन्वाइट ना होता तो इट इज़ लाइक डिक्लाइनिंग द होल ऑफ द साउथ एशिया, और साउथ एशिया की आवाज़ ही कोई ना होती। बट द थिंग इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट हेयर, बिकॉज कनाडा और इंडिया के जो पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट रिलेशंस हैं वो हमें दिख रहे हैं फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। 2023 में देयर रिलेशंस हिट अ बेड रॉक व्हेन there was a killing of 6 separatist leader in Canada, and Canada accused India of backing this terror एक्टिविटी इन इट्स सॉइल। यानी कि कनाडा के सॉइल पे जो टेरर एक्टिविटी हुई है वो इंडिया एलिजिबली बैक कर रहा था अकॉर्डिंग टू द कनाडा। एंड इस बेसिस पे कनाडा ने कुछ इंडिया के डिप्लोमेट्स, कुछ कॉन्सुलर ऑफिशियल्स को एक्सपेल किया, और इंडिया ने इन रिस्पॉन्स टू डैट सिमिलर नंबर ऑफ कैनेडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया। तो आप देख सकते हैं कि कितना सेंसिटिव ये मैटर हो गया था बैक इन 2023, और उससे पहले भी देयर वर सिग्निफिकेंट इवेंट्स दैट वर हैपनिंग इन कनाडा, एंड इंडिया वाज बीइंग एक्यूज्ड रेपिटेडली ऑफ दोज इवेंट्स। तो ये पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एक कंस्ट्रेंट, एक पॉलिटिकल टर्मोइल आ गया था अमंग दी बोथ कंट्रीज रिलेशंस। और ये हुआ था जस्टिन ट्रूडो, जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे बैक एट दैट टाइम। बट नाउ कनाडा में इलेक्शंस हुए हैं, एंड मार्च 14, 2025 से मार्क कैने, if I'm not wrong, yeah, Mark Carney became the president of, not the president, Prime Minister of Canada। और उनके आने के बाद से हम देख रहे हैं कि हालात जो है वो इम्प्रूव हुए हैं। G7 समिट की इनविटेशन आई है फ्रॉम द कनाडा, एंड इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट, ऑफ कोर्स इट हैज़ टू। तो ये इनविटेशन is a kind of diplomatic win for the India, because पिछले महीने में there were harsh statements coming from many international officials, और शंग्रीला डायलॉग में जब इंडिया के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने पार्टिसिपेट किया, तो जो इंडिया का डिप्लोमेटिक बंगल था जिसमें वो अपनी साइड ऑफ द स्टोरी दुनिया को सेल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, वो साइड ऑफ द स्टोरी काइंड ऑफ फ्लैश आउट होगी, बिकॉज इंडिया के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने खुद कन्वेस किया
in the Shangri-La dialogue in an interview, yes, we were on the failure side and our jets were being shot down by the Pakistani Air Force. तो इंडिया के लिए इट वॉज अ मोमेंट ऑफ एम्बेरसमेंट. तो अब इंडिया वॉज ट्राइंग its level best to get this invitation. और इंटरनेशनल न्यूज़ ने ये रिपोर्ट किया है कि जयशंकर was making repeated calls to the Canadian officials to get this invitation from the Canada for this 51st summit of G7, and then finally it did on June 6, 2025. Now, what else is interesting in the story? कि India is now trying to make more broader moves. तो ये G7 summit जून 15 से जून 17 के दरमियान होगा. तो वापसी पे इट इज़ अमंग द प्लान्स ऑफ नरेंद्र मोदी कि वो साइप्रस को विज़िट करेंगे. इसको इंडिया ने नाम दिया है साइप्रस मिशन. साइप्रस एक कंट्री है जो कि मेडिटेरेनियन में है, मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट में है. साइप्रस इंडिया के लिए इनिशियली भी मैटर करता था, लेकिन अब उसकी इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए इंक्रीज़ हो गई है विद द थ्रेट दैट इंडिया इज़ फेसिंग फ्रॉम द टर्की. In this war, Turkey was standing side by side with the Pakistan, और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिकली बैकिंग आई है फ्रॉम द टर्की, मिलिटरीली बैकिंग आई है फ्रॉम द टर्की. एंड नाउ इन दिस ongoing Gaza conflict, तो उसमें Turkey is amongst the most vocal country against the India's ally Israel. तो यहाँ पे टू फ्रंट फेस ऑफ इंडिया फेस कर रहा है फ्रॉम द टर्की. तो टर्की के थ्रेट को बैलेंस आउट करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिया टू मोर कंसोलिडेट इट्स रिलेशंस विद द साइप्रस. अब साइप्रस क्यों मैटर करता है अगेंस्ट द टर्की, और साइप्रस इज वाई अगेंस्ट काउंटर टू द टर्की, एंड इंडिया उसको क्यों यूज़ करेगा. तो साइप्रस इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, नॉर्दर्न साइप्रस एंड द southern Cyprus. So northern Cyprus is under the control of the Turkey, and southern is under the control of like it's independent but kind of in control of Greece, and it is also the part of EU. So in that context, it is a doorstep for the India to enter and make good relations with the EU, as well as to use the Cyprus power against the Turkey. और साइप्रस ने इंडिया को हिस्टोरिकली बैक किया है, सपोर्ट किया है इन द कश्मीर मैटर, एंड इंडिया ने साइप्रस को सपोर्ट किया है इन इट्स नॉर्दर्न साइप्रस मैटर, जिसमें इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिंग द साइप्रस फॉर टेकिंग इट्स पार्ट नॉर्दर्न पार्ट बैक फ्रॉम द टर्की. तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का ये साइप्रस मिशन जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान के लिए, टर्की के लिए, यूरोप के लिए, एंड गाज़ा एंड पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में भी हम इसका रोल जो है वो देखेंगे. एंड देन लास्टली इंडिया क्रोएशिया को विज़िट करेगा. Again, Croatia is a member of EU, and it is expected that Croatia will lead the EU Council presidency in the first half of the 2026 year. तो उस perspective से it is very important for the India to consolidate its relations with the Croatia, ताकि EU के साथ मज़ीद रिलेशंस इम्प्रूव किए जाएँ. इसको हम टैरिफ्स की नज़र और लेंस से भी देख सकते हैं, क्योंकि EU और इंडिया का दर्द साझा है. जो इंडिया पर टैरिफ्स USA ने इम्पोज किए हैं और जो पेनल्टीज़ USA की इंडिया फेस कर रहा है, बिल्कुल सिमिलर पेनल्टीज़ EU भी फेस कर रहा है, क्योंकि रिसेंटली 50% टैरिफ्स USA ने EU पर लगा दिए हैं. तो अब इट इज़ ऑल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ यूरोप and as well as India to more engage with each other, क्योंकि India is like of an alternative market to the USA for the EU, and same goes for the India. तो ये हमने इंडिया के 3 मेजर डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स स्टडी किए हैं, जिसमें पहला G7 समिट में इंडिया का रोल, सेकेंडली साइप्रस मिशन, एंड थर्डली
क्रोएशिया मिशन। अब रिसेंटली हमने देखा कि वाशिंगटन में डेलीगेशंस गई हैं फ्रॉम द इंडिया एंड फ्रॉम द पाकिस्तान एज वेल, एंड बोथ साइड्स वर ट्राइंग टू रिस्टोर देयर diplomatic image and diplomatically and politically bargain the word। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एक ड्यूरेशन रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स आई हैं फॉरेन ऑफिशियल्स की फ्रॉम द बोथ कंट्रीज। तो आई डेफिनेटली टच द आउटकम्स ऑफ दोज डेलीगेशंस इन अपकमिंग वीडियोस। Thank you for watching me till this very end. Comment section is always open for both your support and counter arguments. I'll see you in next video.